तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू, आपने 5 मिनट वेट किया। तो हमने इसकी 4 क्लासेस खत्म कर दी है। प्लानिंग की बहुत ही आसान चैप्टर है ये पूरे बिजनेस का। हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम खत्म किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मान लीजिए आपके स्कूल में आने वाले टाइम में यूटी है, आपका कोई टेस्ट है जो आपकी मैम लेने वाली है। तो आपने उस यूटी में सोचा हुआ है कि आपको 10 में से 7 मार्क्स चाहिए या 10 में से 8 मार्क्स चाहिए। या आपने ये सोचा हुआ है कि मान लीजिए 20 मार्क्स का है, तो आपने ये सोचा हुआ है कि मैं नकल नहीं करूंगा, मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं बिना चीटिंग के मार्क्स को अचीव करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है कि आप 20 में से 16 लाना चाहते हो, एटलीस्ट 15 लाना चाहते हो, 10 में से 7 लाना चाहते हो, 10 में से 10 लाना चाहते हो। ये आपका नंबरिकली एक्सप्रेस्ड डिजिट है जो आपके ऑब्जेक्टिव में है। अब इस पॉइंट को समझना कि ये स्पेसिफिक टर्म्स जो आपने यूज करी कि मुझे 10 में से 7 या 10 में से 10 नंबर लाने हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है और आप इसे अचीव करोगे सर। देखते हैं अब यहाँ पे क्या है। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स विच आर एक्सप्रेसली नंबर में फॉर्म में होगा, मतलब कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, दैट द मैनेजमेंट सीक टू अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग सेल बाय 10% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने ये सोचा है कि हम आने वाले क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो आने वाले क्वार्टर में हम जितनी भी हमारी सेल हुई थी पिछले क्वार्टर में, उससे 10% हम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। 10% इन अ नंबरिकली एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्टिव। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, दैट इज एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग और द रिजल्ट। जो एंड में आता है, द एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी, दे फोकस ऑन ब्रॉड जनरल इश्यूज। ठीक है, इसका मतलब जब आप इसे अचीव कर लेंगे तो आपका एंड पॉइंट आ जाएगा, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। ये बात कह रहा है कि कहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है अचीव करना चाहते हैं इस पॉइंट को। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपकी स्कूल की कॉपी है तो उसमें लिख लीजिए, ताकि आपको 2-2 बार काम ना करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स। अगर ध्यान से देखें तो आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म्स। बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक स्पेसिफिक हो, आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दे शुड बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव मतलब होता है नंबर के टर्म्स में। ठीक है, in the form of written statement of desired result to be achieved within a time given time period। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट है, एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट है जो मुझसे बिजनेस पढ़ रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक कर दें एटलीस्ट। तो एक नंबर है, मान लीजिए मेरे पास टोटल स्टूडेंट 30 है, तो एटलीस्ट इस वीडियो पे 30 लाइक्स तो होंगे ना। तो मेरे लिए वो अचीवेबल जो टारगेट है वो 30 है कि 30 लाइक्स हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और जहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो जब जाएगी तो मान लीजिए वहां पे 100 लाइक्स हो जाएंगे। तो एक स्पेसिफिक टर्म्स मैंने स्पेसिफाई कर दिया, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट कर दी कि मेरे को ये वीडियो पे इतने लाइक्स चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी बात अलग करेंगे, क्योंकि कुछ लोग खुश रहते हैं, कुछ नहीं रहते, कुछ हर चीज में मतलब ढूंढते हैं। हम उनकी बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम पॉइंट। ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। बिल्कुल, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जो प्लानिंग करेगा वो टॉप मैनेजमेंट करेगा, और टॉप मैनेजमेंट ही प्लानिंग करता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पेपर में लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा और गाइड करेगा ओवरऑल प्लानिंग के अंदर। साथ साथ ईच यूनिट देन formulates their own objectives keeping a view the overall organizational goals। ठीक है, अब समझना, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टॉप मैनेजमेंट ने कहा है कि मुझे ये अचीव चाहिए, मुझे नेक्स्ट वीक तक ये चाहिए। अब कैसे होगा, तुम फॉर्मुलेट करो। मतलब टॉप मैनेजमेंट ने अपने मिडिल लेवल को फॉर्मुलेट करने को कहा है कि अपने तरीके से तुम बनाओ, तो वो अपने तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव बनाएंगे टॉप मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब वो उनके ऊपर छोड़ा हुआ है।
और फिर मिडिल लेवल वो अपने फॉर्मुलेट को बनाने के बाद ऑपरेट करवाएगा किससे, लोअर लेवल से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, अब स्ट्रेटेजी क्या है, ध्यान सुनिए। मैंने आपको कहा था प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी हो सकता है, लंबे समय तक। स्ट्रेटेजी प्लानिंग से बड़ा कह सकते हैं हमसे, क्योंकि ये कंप्रहेंसिव प्लान होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। कंप्रहेंसिव मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई शूज इंडस्ट्री है, और वो शूज इंडस्ट्री इस पूरी इंडस्ट्री में कैप्चर होना चाहती है। मान लीजिए वो चाहती है कि इस पूरे मार्केट को हम कैप्चर करना चाहते हैं, शूज इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे पास होना चाहिए। मतलब कि अगर शूज 100 जनों के पास पहुंच रहे हैं तो 70 शूज हमारे होने चाहिए, 70% हिस्सा हमारा होना चाहिए। कि वो 100 लोग शूज खरीदें तो 70 लोग हमारा ही शूज खरीदें। तो पूरी ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म है, कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजी प्लान चल रहा है, ठीक है ना। तो ये प्लान से बड़ा है स्ट्रेटेजी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होगा। पढ़कर देखते हैं। एक स्ट्रेटेजी इज अ कंप्रहेंसिव प्लान फॉर accomplishing an organizational objectives taking business environment into consideration। वही जो मैंने आपको बताया, एक प्लान है जिस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लान आपने सोचा हुआ है वो चलता रहेगा, कंप्रहेंसिव है और लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट इनटू कंसिडरेशन, जो आपको अचीव करना है वहां पर आपको पहुंचना है। बहुत सिंपल से इसके डायमेंशन दिए हुए हैं और आपको समझ भी आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, this comprehensive plan will include 3 dimensions. Number 1, determining long-term objectives. Second, adopting a particular course of action. Third, allocating resources necessary to achieve the objective. मतलब ध्यान से सुनना, this comprehensive plan will include 3 dimensions. पहला कि एक लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत लंबे समय तक ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। दूसरा, क्योंकि आपको इस ऑब्जेक्टिव पे काम करते रहना पड़ेगा, मतलब कि स्ट्रेटेजी बनी रहेगी, आप बनाते रहेंगे और टाइम टू टाइम बनाते ही रहेंगे। थर्ड, अलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव दैट, जो जो आपको रिसोर्सेज पड़ेंगे आपको वो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपको लग रहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 2 जनों की कमी है, तो वहां पे रीअलोकेट करोगे या फिर आप रिसोर्सेज को वहां पे डालोगे। जहां जहां आपको जैसा भी प्लान चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए ना, उस ऑर्गेनाइजेशन को उस पॉइंट में सक्सेस चाहिए, और सक्सेस को अचीव करने के लिए उसको जो नेसेसरी लगेगा वो करेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। थर्ड, a strategy is a part of strategic plan। स्ट्रेटेजी एक प्लान का पार्ट होता है या फिर मैनेजमेंट का। इट इज अ जनरल प्लान प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट आउटलाइनिंग रिसोर्स एलोकेशन प्रायोरिटीज एंड टेक इनटू कंसिडरेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंपटीशन। बहुत सिंपल। जब भी कोई पर्सन बिजनेस में एंटर करता है तो उसका सबसे पहला पॉइंट, उसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वहां सर्वाइव करना। अब हर बिजनेस का पहला पॉइंट सर्वाइव करना ही है ना, तो ये कॉमन प्लान हुआ ना। हर बंदा यही प्लान बनाएगा, हर ऑर्गेनाइजेशन यही बनाएगा, टॉप मैनेजमेंट चाहेगा कि वो सर्वाइव करे। ये आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। फिर वो सोचेगा वो प्रॉफिट कमाए, और प्रॉफिट कमाने के बाद तीसरा उसका खुद का ऑब्जेक्टिव होगा कि वो ग्रोथ करे। तो जो पहला है सर्वाइव करना, वो ये सब जो है ना स्ट्रेटेजी का पार्ट है। प्लान जो आपने किया, जिसमें आपने सोचा कि आपको सर्वाइव करना है। दूसरा, आपने ये सोचा कि सर्वाइव के साथ, अब सर्वाइव कर चुके हैं, अब हमको प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के बाद आप उस स्टेज पे आ जाएंगे जहां पे आपको ग्रोथ होगी, मतलब कि आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगी। आप पूरे इंडिया में टेक ओवर कर सकते हैं, मतलब पूरे इंडिया में हर जगह पर आप अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स पे काम कर रखा है। ये पॉइंट्स अगर आप लिख के आ जाएंगे पेपर में तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। अगला, इट प्रोवाइड्स ब्रॉड, देखो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेटेजी कंप्रहेंसिव प्लान है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो कॉन्सेप्ट भी ब्रॉड होगा। और ऑर्गेनाइजेशन इसको फ्यूचर, प्लानिंग तो होती ही फ्यूचर के लिए है, तो देखो लिखा है फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग टर्म। कि आपको पता है कि आपको यही करना है, आपके सामने एक डायरेक्शन दे दी गई है। प्लान क्या करता है, आपको बताता है ना कि आज जो आप हो और जो आप होना चाहते हो, आप बनना चाहते हो, उसके बीच का तो ही गैप है। उसी के बीच के गैप को ही तो ब्रिज करना है। आप उसी को तो फिल कर रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, जहां आज आप हो और आप जहां पहुंचना चाहते हैं।
तो जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आज है और वहां से वहां पहुंचना चाहती है, उसके बीच जो प्लान बना रही है, वो प्लान स्ट्रेटेजिक प्लान हो सकता है, और ये कॉमन है लॉन्ग टर्म के लिए, सब यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। वेन एवर, पॉइंट टू पॉइंट पर पढ़ेंगे, वेन एवर strategy is formulated, the business environment needs to taken into consideration। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हर बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा कि अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, और सिंपल सी बात है, आपके पैसे जाएंगे। और इसलिए प्लानिंग जो होती है ना, आपने पढ़ा था लिमिटेशन में, जब मैंने आपको थर्ड और फोर्थ क्लास पढ़ाई थी, कि लिमिटेशन में आपने वहां पढ़ा था कि प्लानिंग बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि प्लान करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, लोग चाहिए, ठीक है, और उसके लिए आपको जॉब कंसिडर उनको देनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वन ऑफ द पॉइंट। अब स्ट्रेटेजी जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है वो चेंज भी हो सकती है, किसकी वजह से? जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, जहां पे आपने पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट, और बिजनेस इन्वायरमेंट में देखिए, द चेंजेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। एक ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था कि हम इसी स्ट्रेटेजी से काम करेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि आज से 30-40 साल पहले पीसीओ और एसटीडी का बिजनेस काफी बढ़िया था। हर एक बिजनेसमैन ये सोचता था कि ये जो जो बिजनेस करना चाहता है, वो सोचता था कि मैं पीसीओ का बिजनेस खोल लूंगा। पीसीओ मतलब कि उस समय फोन नहीं होते थे, तो लोग टेलीफोन बूथ पर जाते थे, और टेलीफोन बूथ में पीसीओ एसटीडी आईएसडी कॉल होती थी। बहुत अच्छा बिजनेस था, और सबने सोचा होगा, सबने उस पर प्लान बनाया होगा, स्ट्रेटेजी बनाई होगी, लॉन्ग टर्म तक मैं यही करूंगा। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पॉलिटिकली, सोशली सब कुछ चेंज हुआ, हमारा सब कुछ चेंज होने के बाद आज सबके पास फोन है। क्या वो पीसीओ एसटीडी आईएसडी के आज उनकी जरूरत है? अगर कहीं होंगे भी 2-4 जगह, लेकिन ओवरऑल तो खत्म हो गए। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस प्लान में चेंज ला सकती हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान में चेंज ला सकती है। कौन कौन से? इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजी, ये सब जितने भी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल को समझिए। Example, major strategic decisions will include decisions like whether the organization will continue to be the same line of business or combine new lines of activity with the existing business, or seek to acquire a dominant position in the market। Example था ये, for example, अब मान लो कंपनी है, मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया है क्लासेस में भी, जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं, जब हम लाइव तो ये चल ही रहता, फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं, तो उस क्लासेस में मैंने आपको बताया था पार्ले जी। जब पार्ले जी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो पार्ले जी से बनाना शुरू किया, और पार्ले जी क्वांटिटेटिव में काम करता है, पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में उसने कैप्चर कर रखा है मार्केट पार्ले जी, कि बिकेगा ही बिकेगा हमारा पार्ले जी, क्योंकि सस्ता भी है और उसके अंदर ग्लूकोज है, ठीक है। दूसरा, पार्ले जी को पता है कि कॉम्पिटिटर मार्केट में आते जाएंगे, तो पार्ले जी ने पार्ले जी के साथ साथ अपने अंदर चेंजेस लाया, और पार्ले ने हाइड एंड सिक बिस्किट भी बनाए। गेटिंग? तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कोका कोला बहुत सारे ब्रांड बनाता है, तो इसी तरह बहुत सारे जो कोका कोला के बाकी फ्लेवर है वो भी तो चल रहे हैं ना। तो आप एक पे टिक नहीं सकते, आपको बिजनेस के अंदर सेम लाइनअप पे चेंजेस लाने पड़ते हैं, चीजें चेंज करनी होती हैं, आपको नई नई चीजें लानी होती है। टाटा टाटा नमक से लेके टाटा टीवी बेच रहा है, और टाटा कार से लेकर एक छोटी सी छोटी नमक चाय पत्ती भी बेच रहा है, क्योंकि उसके पास जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा मॉडल है, और वो एक जगह स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, वो उसका प्लान चलता जा रहा है, और वो प्लान कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रहा है, और साथ साथ वो जानता है कि इसमें चेंजेस आएंगे, उस चेंज के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को भी वो चेंज कर रहा है। आगे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, a company's marketing strategy has to address certain questions, and what is the demand of a product, which channel of distribution to use, and what is the price policy, and how do you advertise the product। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप YouTube पे जाते हो तो ऐड आता है कि आप कौन सा सोप यूज करते हो, कौन सी क्रीम यूज करते हो, आप कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हो, किस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो। ये ये कंपनियां एडवर्टाइजमेंट कराती हैं, पोल कराती हैं कि कस्टमर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसका यूज कर रहे हैं। ये एक तरह के तरीके, वो देखना चाहती है मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, मार्केट किस तरह जा रहा है।
ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जो कंपनी का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेड होता है वो यही देखता रहता है कि आने वाले मार्केट में लोग क्या चाहते हैं, कुछ नया क्या चाहते हैं, उस नए को देने के लिए लोग लग जाते हैं और वही चीजें इनकी चलती रहती है। प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, आगे देखो प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, और उस सबसे इंपॉर्टेंट हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे कैसे, हाउ डू वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। अगर आपने देखा होगा कि काफी चीजें हैं जो आप आसपास अपने देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आप टूथपेस्ट है, अब टूथपेस्ट आपको पता है इंडिया में कोलगेट ही चलता है। आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप टूथपेस्ट नहीं बोलते, कोलगेट देते हो इन अ सिंपल वे। पेप्सोडेंट भी है, पतंजलि भी है, लेकिन इसके हटके क्लोजअप ने भी अपना एक ऐड किया। क्लोजअप ने अपनी टारगेट ऑडियंस यंगस्टर्स को ली। अगर आप क्लोजअप का ऐड देखेंगे तो क्लोजअप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में उसको पता है कि कैप्चर जो कोलगेट है और पतंजलि है उन्होंने पूरे घरों में मतलब कैप्चर कर लिया है, मतलब पूरा टेक ओवर कर लिया है कि घरों में यही जाएगा। लेकिन यंगस्टर को टारगेट करके इसी प्रोडक्ट में, मतलब टूथपेस्ट के एक प्रोडक्ट में क्या बनाया, क्लोजअप। कंपनी ने क्लोजअप बनाया और क्लोजअप में उन्होंने यंगस्टर को टारगेट किया और आपने उसके ऐड देखेंगे बिल्कुल यंगस्टर वाले आते हैं, ताकि उनको पता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है और उस हिसाब से वो ऐड बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉलिसी। पॉलिसी मतलब जनरल गाइडलाइंस, बिल्कुल जनरल गाइडलाइंस कि हमारी कंपनी की पॉलिसी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपने कभी खरीदा होगा तो उसमें लिखा होता है रिटर्न, रिटर्न करना आप 10 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, मतलब उनकी रिटर्न की पॉलिसी 10 डेज की है। और रिटर्न करने के 3 दिन बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो 3 डेज के अंदर आपका रिफंड आ जाएगा। वो उनकी रिटर्न की पॉलिसी। कौन सी रिटर्न की पॉलिसी के बाद रिफंड पॉलिसी 3 डेज की है। डन, समझ आया आपको। पॉलिसी बिल्कुल जनरल गाइडलाइन जो हर बिजनेस अपने अकॉर्डिंग फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल कि और भी आप ले सकते हैं, पर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं तो बेटर लगेगा। बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें हैं, और सबसे मेन आपको बिजनेस के वर्ड लिखने हैं, हाईलाइटेड वर्ड जो आपके पेपर में आपको यूज करने हैं। तो पॉलिसी इज अ जनरल गाइडलाइन that guides thinking or channelizes energies towards a particular direction. It brings uniformity in direction making, decision making and action for interpretation of strategy. मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज क्लियर है कि आप कोई भी अमाउंट कैश में नहीं लेंगे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी है कि आप कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, आपको ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही करना। तो जब भी वो ट्रांजैक्शन होगी तो वो ऑनलाइन ही होगी, और सारे एम्प्लॉयज, सारे सेल्स पर्सन को ये क्लियर है, जो भी वहां पे बैकएंड में भी काम कर रहा है, कि हमें कैश का ऑप्शन देना ही नहीं है। तो बिल्कुल आपकी यूनिफॉर्म स्ट्रेटेजी है, सबके लिए सेम है, ताकि आपका डिसीजन आराम से आप बना सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, द एडमिशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी और परचेज पॉलिसी ऑफ अ कंपनी विद इन विच ऑब्जेक्टिव्स आर सेट एंड डिसीजंस आर मेड। एग्जाम्पल मेरा समझना, ये अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कल आपकी जॉब लगेगी किसी कंपनी के अंदर, उस कंपनी की पॉलिसी है कि हम उसी कैंडिडेट को हायर करेंगे आफ्टर द इंटरव्यू जिस कैंडिडेट पर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं होगा। तो पहले ही बता दिया जाएगा कि क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी क्रिमिनल केसेस है तो हमारी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्लियर है कि हम किसी को रिक्रूट तभी करेंगे, रिक्रूट मतलब जॉब तभी देंगे जब वो हमारी इस पॉलिसी के अंडर आता होगा, मतलब कि इस पॉलिसी का वायलेट नहीं करता होगा, मतलब कि उल्लंघन नहीं करता होगा। ठीक है, कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी हुई। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसीज आर जनरल फॉर्म्स, बिल्कुल जनरल फॉर्म्स होते हैं ऑफ स्टैंडिंग। मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा, उसमें आपने कोई फीस भरी, तो उन्होंने कहा ये फीस रिफंडेबल नहीं है। मान लो कल आप कोई कॉलेज का फॉर्म भरेंगे, उस कॉलेज का फॉर्म जो आप भर रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा कि अगर आप पेपर दें या ना दें, फीस अब रिफंड नहीं होगी। ठीक है, पॉलिसीज आर जनरल फॉर्म्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग आपको पता है ना, लॉन्ग टर्म प्लान होते चलते रहते हैं। स्टैंडिंग प्लान दैट स्पेसिफाइज द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशंस। ठीक है, सर्टेन सिचुएशन लाइक
द एडमिशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हमारे एजुकेशन की एक पॉलिसी होगी, उस हिसाब से कहेंगे कि हमें तो फॉर एग्जांपल इस स्कूल में एडमिशन आप तभी ले सकते हैं जब आप पिछले स्कूल का टीसी लेके आए, अगर आप ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं तो ठीक है। तो एजुकेशन मतलब आपके स्कूल में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे एडमिशन्स की, उनकी बात कर रहे हैं। इफ देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी, तो इट बिकम्स easier to resolve problem और issues, और उस समय जो उस स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को हैंडल कर रहा होगा काउंसलर या फिर जो भी वहाँ पे जो भी उनको एडमिशन लेता होगा, वो हैंडल करना उसके लिए कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने उसके इंस्टीट्यूट की, उसके स्कूल की, कॉलेज की एक पॉलिसी है और वो उसके अपोजिट नहीं जा सकता। तो उसके लिए बड़ा आसान है वहाँ पर डिसीजन लेना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, और समझिए पॉलिसीज के अंदर देयर आर पॉलिसीज ऑफ ऑल लेवल and departments in the organization, ranging from major companies policies to minor policies। मैं आपको एक छोटा सा इसमें हिंट देता हूँ। मान लो पूरी कंपनी में पता है कि अगर कोई भी, मान लो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसमें 3 लेवल है कि एक बहुत ही ऊपर वाला लेवल है फॉर एग्जांपल सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फिर नीचे है मैनेजर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सीनियर अकाउंटेंट्स हैं, मतलब मिडिल लेवल, और नीचे जूनियर्स अकाउंटेंट हैं, बुक कीपर हैं, ये सब कैशियर हैं, ये सब। उन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पता है कि अगर 20,000 से ऊपर कोई भी कैश आएगा, 20,000 से ऊपर कोई भी कैश आएगा, उसको टॉप लेवल देखेगा। अगर 20,000 से नीचे और 10,000 से ऊपर आएगा तो मिडिल लेवल देखेगा, और 10,000 से नीचे होगा तो लोअर लेवल हैंडल कर लेगा। तीनों को, सारे लेवल के डिपार्टमेंट्स को अपनी पॉलिसी पता है कि अगर पहले वो चेक देखेंगे कि अगर 20,000 से ऊपर का है, या वो चेक इशू करेंगे, तो अगर वो 20,000 से नीचे का है तो उसमें पता है मिडिल लेवल का काम है, अगर ऊपर का है तो टॉप लेवल का काम है, और 10,000 से भी नीचे का है तो लोअर लेवल का काम है। तो ये पॉलिसी पहले से बनी है, बड़ी आसान हो जाएगी मेजर से माइनर तक। मेजर company policies are for all to know, जैसे customers, client, competitors, whereas minor policies are applicable to insiders and contain minute details of information vital of employees। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनको 2 भागों में बांट दिया है, मेजर और माइनर। मेजर पॉलिसी के अंदर क्या आएगा कि हम कस्टमर की पॉलिसी होगी, क्लाइंट की पॉलिसी होगी, कॉम्पिटिटर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी, क्योंकि तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट भी, कस्टमर भी और कॉम्पिटिटर्स भी। ठीक है सर, क्लाइंट और कस्टमर में क्या फर्क है? क्लाइंट वो पर्सन हो सकता है जो आपके लिए कस्टमर लेकर आए, तो वो मिडल मैन भी हो सकता है ना। तो कस्टमर तो आपको पता है जो आपका प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, कंज्यूमर जो यूज कर रहे हैं। क्लाइंट वो है जो आपके प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी अपनी गाड़ी बेच रही है, तो क्या पता वो टाटा का शोरूम किसी प्राइवेट पर्सन का हो, आपने खरीदा हो, आपने कहा होगा मैं टाटा का शोरूम खोलना चाहता हूँ, तो आप टाटा के क्लाइंट हुए ना। आप टाटा का नाम यूज कर रहे हैं, टाटा मोटर्स यूज कर रहे हैं, आप टाटा के क्लाइंट हैं, और टाटा के कस्टमर वो हैं जिन्होंने बाय करी है उनकी गाड़ी। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, द कंपनी डिसीजंस टेकन अंडर अ परचेज पॉलिसी मे बी, ध्यान सुनना, मे बी should the company make or buy the its requirement of packaging। दोबारा से मैंने थोड़ा सा ध्यान इधर हो गया था। द डिसीजन टेकन अंडर अ परचेज पॉलिसी, एक परचेज पॉलिसी है, डिसीजन लिया जा रहा है मे बी कि शुड द कंपनी मेक और बाय इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजेस, हाउ शुड वेंडर बी सेलेक्टेड फॉर procuring supplies, and how many suppliers should a company make purchase from, and all these queries would be addressed by the purchase policy। बिल्कुल, परचेज पॉलिसी बनाते वक्त आप ये देखेंगे कि क्या वो जो देखो लिखा है शुड द कंपनी मेक और बाय। अब कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, मान लो फूड प्रोडक्ट है, वो खाने का प्रोडक्ट है, ठीक है, अब वो बना रही है, जरूरी नहीं है कि कंपनी उसकी पैकेजिंग भी करती हो, पैकेजिंग भी बनाती है, उसकी लेयर भी बनाती है। फॉर एग्जांपल कैडबरी की चॉकलेट आती है डेयरी मिल्क वाली, तो वो चॉकलेट तो डेयरी मिल्क बना रहा है, कैडबरी बना रहा है, लेकिन जो उसकी पैकेजिंग है आउटर और इनर, वो शायद वो आउटसोर्स करते हैं, वो बाहर से कर लेते हैं।
कि कोई और हमें पैकेजिंग करके देगा, या खुद करे, ये पॉलिसी बनानी। तो लिखा है वहां पे कि खुद बनाएं या बाय करें। और अगर वो खुद बनाएंगे तो वहां से उसके लिए रॉ मटेरियल के सप्लायर कहाँ से आएंगे, और वो बाय करेंगे तो वहां से कितने हमारे पास सप्लायर्स हैं जो हमें ये परचेज करने देंगे। ठीक है, और दीज क्वेरी एड्रेस कौन करेगा, परचेज पॉलिसी। परचेज पॉलिसी बन गई कि हमें पैकेजिंग खरीदनी है या बनानी है, और कब खरीदनी है और कब बनानी है, रेट के हिसाब से होगा कि हमारे अब ज्यादा कस्टमर है तो हम खुद भी बना सकते हैं, कम कस्टमर है तो बाहर से मंगा के, क्योंकि पूरी टीम बनानी पड़ेगी, पूरा खर्चा होगा इंटरनल, ये सारा चीज अवॉइड करने के लिए। अगला एग्जांपल देखो, ज्यादा आसान है। एक कंपनी हैज डिसाइड दैट कि इट विल मेक ऑल पेमेंट अबव 1 लाख रुपए बाय चेक। मैंने भी आपको बताया था, कंपनी ने यहाँ पे क्या कर रखा है कि अगर 1 लाख के फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट आएगी तो वो चेक में ही होगी, वो कैश में नहीं हो सकती। ये कंपनी की पॉलिसी है, ये इनकी कैश पॉलिसी है। ठीक है, ये कंपनी ने पॉलिसी बना रखा है कि अगर हमें कैश में डील करना है तो 1 लाख से कम में करेंगे, अगर वो 1 लाख से ज्यादा हुआ तो उसे बैंक से ही पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब बाय चेक करनी पड़ेगी या फिर यूपीआई करना पड़ेगा या कैसे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, किस चीज की किन दोनों के बीच में आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। समझना ध्यान से, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो चलता जाएगा, पॉलिसी स्ट्रेटेजी को देखकर बन रही होंगी, क्योंकि आपको पता है आपको ये काम करना है। एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। Policies provide a basis of interpreting strategy, which is usually stated in general terms. Policies are guides to managerial action and decision in the implementation of strategy. समझ लीजिए, आपने एक प्लान बना दिया, कंप्रहेंसिव प्लान बना दिया, उस कंप्रहेंसिव प्लान को आप लॉन्ग टर्म तक लेके चलेंगे। लॉन्ग टर्म तक उसे लेने के लिए आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके लिए आपने एक पॉलिसी बनाई है। जैसे आपने बनाया 1 लाख से ऊपर की पेमेंट हम चेक में लेंगे, 1 लाख से नीचे की पेमेंट हम कैश में लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 20,000 से ऊपर टॉप मैनेजमेंट करेगा, 20,000 से नीचे मिडल और 10,000 से नीचे लोअर लेवल करेगा। ठीक है, ये सब पॉलिसी का पार्ट है। मान लीजिए स्ट्रेटेजी में इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट का फर्क पड़ रहा है, और वो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट का फर्क क्या हो सकता है कि कुछ चीज चेंजेस हो गई, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ गए, तो वो चेंजेस आप भी तो करोगे, तो आपका जिस हिसाब से प्लान चेंज होगा उस हिसाब से पॉलिसी चेंज होगी। और प्लान हमारा हम सबको नहीं बताते, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग हम पॉलिसी बनाएंगे, जनरल पॉलिसी जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी और हम उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है गाइस, बहुत आसान था, ऐसा कुछ नहीं था। अगला है, देखेंगे ध्यान से, अगला है प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का एक रूल है कि आपकी जॉब जो है वो 10 से 6 बजे की है, तो क्या ये रूटीन स्टेप है आपको रोज करना है कि एक ही दिन करना है? रूटीन है ना, प्रोसीजर है, रोज का प्रोसीजर है, आपको करना ही करना है। एक एक सिस्टमेटिक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो चल रहा है वो चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा कहा गया है कि लड़कियों की शिफ्ट 9 से 5 होगी और लड़कों की शिफ्ट या मेल की शिफ्ट 10 से 6 होगी। तो वो एक लॉज बन गया, एक प्रोसीजर बन गया, उस प्रोसीजर पे चलेंगे। अब देख लेते हैं उस हिसाब से। प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रूटीन स्टेप्स परफॉर्म्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू कैरी आउट एक्टिविटी। रूटीन स्टेप्स है, बिल्कुल चलता रहेगा, एक रूटीन है, हर बार चलता रहेगा। आपको हर बार जो ट्रांजेक्शन होगी उस ट्रांजेक्शन पे हमें यही बताना पड़ेगा कि 1 लाख से ऊपर की जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो चेक में ही होंगी, क्योंकि पॉलिसी बनी है, उसको प्रोसीजर करना है, मतलब आगे बढ़ाना है। आगे, it details it details the exact manner in which any work is to be performed। बिल्कुल प्रोसीजर आपको पता है कि पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए घर में खाना बनाते और आप कोई अपना मनपसंद खाना खुद बनाना चाहते हैं, तो जो आपकी मदर आपको गाइड कर रही होगी ना, तो वो आपको प्रोसीजर समझा रही होंगी पूरे उसका कि आप ये पहले नहीं डाल सकते, पहले आपको ये डालना है, आपको ये पहले नहीं डाल सकते, आपको पहले ये डालना है।
तो एक प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर पे आप चलेंगे तो आपको वो बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने उस हिसाब से पॉलिसी बनाई है। एग्जाम्पल, एग्जैक्ट मैनर जो भी आपको परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल, ए प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन, ए प्रोसीजर ऑफ सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन। मतलब अगर आपको याद होगा, मैं आपको एग्जाम्पल, आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आपको भी पता है कि पहले ट्रांजेक्शन होंगी या इवेंट होगी, उन ट्रांजेक्शन इवेंट को आप रिकॉर्ड करेंगे तो जनरलाइज होंगे, तो जनरल एंट्री बनेगी, लेजर बनेगा, लेजर बनने के बाद ये सारा प्रोसीजर ही तो है। आप डायरेक्ट तो नहीं करते ना सीधा लेजर, डायरेक्ट तो आप सीधा बैलेंस शीट नहीं बना देते ना, ये सारा प्रोसीजर, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस में जो आपकी गलतियां होंगी, एडजस्टमेंट आएंगे, उस एडजस्टमेंट के बाद आपके फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं ट्रांजैक्शन से लेकर बैलेंस शीट बनाने तक, ये सारा प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर हमेशा सेम रहेगा एक कंपनी का। आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शन टू बी टेकन आर जनरली टू इन्फोर्स अ पॉलिसी एंड अटेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सिंपल है कि जो आपके जो स्टेप्स हैं या एक्शन है जो आप ले रहे हैं पॉलिसी का अटेंड टू, वो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है ना, पहले से ही बना दिए गए हैं ना। कोई डायरेक्ट ट्रांजैक्शन लेजर में नहीं जाएंगे ना, ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं उनका वाउचर भी तो चाहिए ना, वो वाउचर से आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी, और रिकॉर्डिंग से आप जनरल एंट्री करेंगे, फिर आप लेजर में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर एडजस्टमेंट आएंगे, और उसके बाद आपकी फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। तो पहले से ही डिसाइड है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले से ही आपको पता है। प्रोसीजर्स आर जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो। सिंपल है, प्रोसीजर्स हमेशा उन्हीं के लिए बनते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, आगे। अब अगला कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, इन दोनों के बीच में क्या है, कि पॉलिसी और प्रोसीजर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखिए बड़ा सिंपल है, दोनों आपस में इंटरलिंक है, एक दूसरे के होंगे ही होंगे। क्यों होंगे, अभी बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। मैंने भी बोला था आपको। सेकेंड पॉइंट को देखेंगे, पढ़ के देखिए। प्रोसीजर्स आर स्टेप्स टू बी कैरी आउट विद इन अ बोर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सबके सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसे कॉपी में करके लाएंगे, चेक भी कर सकता हूँ क्लासेस में। ठीक है, प्रोसीजर्स आर स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन अ बोर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब जब ये वर्ड पढ़ते हैं ना, हमें समझ नहीं आता, तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं वो एग्जाम्पल के साथ। एक पब्लिशर है, ध्यान सुना, एक पब्लिशर ऑफ एजुकेशनल बुक मे बी हैव द पॉलिसी ऑफ सेल through its authorized distributor only. Now, within a policy framework, procedure of sales may involve steps such as receiving payment through check, NFT, RTGS, MPS, इन सबसे आपको पैसा मिलेगा, the distribution, ठीक है, distributors, and then the delivery of book to them. सिंपल है। तो पब्लिशर ने क्या करा, एक पॉलिसी बनाई, और पॉलिसी में ये कहा गया कि जब भी ये बुक बिकेगी तो इनका जो ऑथराइज्ड, जिसको ऑथराइज किया होगा, वही डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा। ठीक है, एक बुक है उसमें लिखा हुआ है इसका डिस्ट्रीब्यूटर ये है। तो फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक पूजा लॉ हाउस है, ठीक है, ठीक है, पूजा लॉ बुक्स जो होता है ये आपको ITO में मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आजकल शायद वो सुप्रीम कोर्ट नाम के मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आप उतरते हैं, पहले वो ITO था, तो वहां पे आपको मिलेगा। तो मान लीजिए वहां पे उस एक बुक है जिसमें कहा है कि पूजा लॉ बुक जो हाउस है वो हमारा क्या है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, जब भी कोई बुक बेचेगा हमारी यही बेचेगा। तो ये पॉलिसी बनाई है ना, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क हो रहा है जो काम चल रहा है। अब वो बेचेगा तो उसमें पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए कहा है कि अगर पेमेंट आती है तो पेमेंट आप चेक से लेंगे, इससे लेंगे, ये लेंगे, ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो पहली पॉलिसी थी बुक ये बेचेगा, और फिर जो पेमेंट आएगी वो ऐसे ऐसे आएगी, और फिर उसके बाद बुक को डिलीवरी की जाएगी, मतलब कैश में डील नहीं हो रही इसमें। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ये प्रोसीजर्स बन गए, क्योंकि इंटरलिंक है। पॉलिसी हमारी क्या थी कि हमारी बुक ऑथराइज डीलर बेचेगा, दूसरा जो पेमेंट आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, कैश में नहीं आएगी, तीसरा जब ये सब हो जाएगा तभी हम डिलीवर करेंगे बुक। 3 पॉलिसी। अब ये तीनों पॉलिसी एक स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स, पहला, सेकंड, थर्ड, और ये प्रोसीजर बनेगा। तो आप फर्स्ट से थर्ड पे नहीं जा सकते डायरेक्ट,
आपको 1 बाय 1 सब करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये प्रोसीजर्स बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई है आपको? नहीं आई है तो मैं डाउट क्लास तो आपकी लाइव ही लूंगा, मतलब कि फेस टू फेस लूंगा, वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं आराम से। जिनको कोई डाउट होगा वो मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आगे हमें पढ़ना है मेथड, और हम मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड, और फिर हमारा एक आएगा रूल्स, और फिर उसके बाद हमारा ये जिस तरह से बना है, फिर हम एक थोड़ा सा बजट पढ़ेंगे, प्रोग्राम पढ़ेंगे, मतलब अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी हमें पढ़ना है फॉर एग्जांपल मेथड। अब मेथड क्या है? हम वही मेथड यूज करेंगे ना जो हमारे लिए क्या होगा, जो हमारे लिए इफेक्टिव और एफिशिएंसी होगा, जो बहुत जल्दी हमें काम करके देगा, जो जो उसमें हम मैक्सिमम यूज कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज का, है ना। और जो जो पैसे लग रहे होंगे, जो उसके अंदर पैसे लग रहे होंगे वो कम होंगे, मिनिमम, ठीक है ना। मिनिमम पे आप मैक्सिमम क्या चाहते हो, आउटपुट चाहते हो, समझना। मेथड मेथड is the prescribed way or manner in which a task has to be performed taking into consideration the objective of the organization। सिंपल कि मेथड एक प्रिस्क्राइब्ड वे है, ये मैनर कह सकते हैं, जहाँ पे टास्क को ना आप परफॉर्म करते हो अपने हिसाब से, जहाँ के ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। आपको एक मेथड पता है, उस मेथड के प्रोसेस से चलेंगे और उस मेथड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। देखो मैंने हाईलाइट लिया, इट deals with a task comprising of one step of a procedure and specifies how this step is to be performed। सिंपल है, एक प्रोसीजर बना हुआ है और उस प्रोसीजर को करेंगे कैसे, इस मेथड से करेंगे। एक प्रोसीजर ये था कि पूजा लॉ हाउस बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बेचेगा, पेमेंट इस तरह से आएगी और फिर डिलीवर होगी। डिलीवर किस मेथड से होगी, ये है वो मेथड। फॉर एग्जाम्पल हम डिलीवरी बुक किस मेथड से कर रहे हैं, जहां पे हमारी कॉस्ट कम आए और टाइम पे पहुंच जाए चीजें, यही होगा ना, ताकि कस्टमर भी परेशान ना हो। ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है। अगला है सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड, क्या बचाने के लिए, सेव टाइम्स मनी और एफर्ट्स, ताकि इंक्रीज हो जाए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ जाए लेकिन टाइम सेव हो जाए, पैसा सेव हो जाए, आपके एफर्ट सेव हो जाए, ऐसा मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पर मेथड खत्म होगा। मेथड के अंदर और भी लिखा है कि फॉर imparting training to employees at various level from top management to supervisory management। बिल्कुल, मेथड यूज करने के लिए, आपका काम आसान होने के लिए, आप चीजों को देखोगे कि चीजें कैसे होती हैं और उसकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, और वो ट्रेनिंग टॉप लेवल से सुपरवाइजिंग लेवल तक चलेगी। टॉप लेवल बताएगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल बताएगा लोअर लेवल को, कि आप काम को कितने इजीली और किस ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेवल मैन, और फिर लिखा हुआ है डिफरेंट मेथड कैन बी अडॉप्टेड इन हायर लेवल मैनेजमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम लेक्चर्स। बिल्कुल वही, कंपनी के अंदर जो आपके अपने, आप ना देखना अपने फादर को, अपने भाई को, जो भी कंपनी के अंदर काम करते हैं, उनके बार बार फॉर एग्जांपल लेक्चर्स अटेंड करने जाना होता होगा, मतलब मीटिंग होती होंगी उनकी, और ट्रेनिंग होती होगी उनकी, या ट्रेनिंग पे जाना है, छुट्टी के दिन भी उन्हें बोला हो जाएगा कि ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो काफी ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग होगी, मेथड ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग होगी, इसलिए ताकि टाइम बच सके, पैसा बच सके, एफर्ट बच सके और एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। एफिशिएंसी मतलब कम टाइम पे काम हो जाएगा, एफिशिएंसी मतलब यही है मिनिमम, ठीक है। जितनी जल्दी काम हो सके ताकि हम और काम कर सकें, कितना मैक्सिमम यूज कर सकें। मान लीजिए एक ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि एक जॉब कर रहा है पर्सन, बिजनेस तो यही चाहेगा ना, उसके 9 घंटे हमें यूटिलाइज करने हैं अच्छे से, हमें उससे अच्छे से काम करवाना है 8-9 घंटे। तो जितना जल्दी उसका पहला वाला काम होगा तभी हम उसे दूसरा काम देंगे ना। तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसकी जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है। एक लेबर 8 से 9 घंटे काम करेगा, तो वो 8-9 घंटे ज्यादा अच्छे से काम करे, ज्यादा अच्छे से काम करे, इसलिए हम उस पर क्या करेंगे, उसकी ट्रेनिंग कराते हैं ताकि वो काम को और जल्दी से कर सके, ताकि हम उसे दूसरा काम दे सके। जितनी एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी उतनी उतनी लेबर की जितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी उतनी प्रोडक्टिव लेवल भी बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट उतने ज्यादा बनते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं खत्म करेंगे गाइस, आज हम क्लास को यहीं खत्म करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये क्लास पूरी देख लेते हो ना, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। रिपीट में देखो, और प्लीज
अपनी थोड़ी सी ना ईगो थोड़ी साइड करके बच्चों की तरह आप समझो कि हमें इसे पढ़ना है और समझना है और मार्क्स लाना है। ईगो मतलब क्या, कल पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, अरे अभी तो बहुत दिन है। ये छोटी छोटी चीजें ना आपके मार्क्स कम कर रही हैं। और मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप इसे एंजॉय करें। आपने आज देख लिया, अगर आपका आज मूड नहीं है मान लीजिए देखने का, मत देखिए, कल देखिए, पर जब देखे फोन साइड कर दीजिए। ये नोट्स को स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्कूल की कॉपी में करिए, ट्यूशन की कॉपी में करिए, करिए, करके देखिए। अच्छा लगेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो आपको कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो, पर अगर आपका एटीट्यूड ये कह रहा है अरे बाद में पढ़ लेंगे, दैट्स एटीट्यूड यहाँ चलेगा नहीं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बाय बाय गाइस।